जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हुआ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सतत विकास पर नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में। और नीति आयोग ने भारतीय राज्यों के प्रदर्शन पर सतत विकास में क्या स्थिति है, इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की न्यूज पर। बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें आपको साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है कि सतत विकास में उत्तराखंड व केरल अव्वल, बिहार फिसड्डी। याद रखिएगा, उत्तराखंड और केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं सतत विकास के संबंध में, और बिहार सबसे लोवेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य है सतत विकास सूचकांक के संबंध में। दोस्तों, असमानता को दूर करने व पौष्टिक भोजन देने में राज्यों का प्रदर्शन नहीं रहा बेहतर, ये कह रही है नीति आयोग की रिपोर्ट, जो सतत विकास के संबंध में जारी की गई है, क्योंकि राज्यों के प्रदर्शन को दर्शाती है। दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ ने कहा है कि इस मामले में काफी काम करने की जरूरत है। नीति आयोग के सीईओ इस समय कौन है? याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सचिव हैं, सॉरी सीईओ हैं। सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य ये को SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसे हासिल करने के मामले में देश का कुल प्रदर्शन तो लगातार बेहतर ही हो रहा है, लेकिन आय व अन्य असमानता को दूर करने में हमारा प्रदर्शन कमजोर दिख रहा है। 2018 के मुकाबले विभिन्न प्रकार की असमानताओं में बढ़ोतरी हुई। गरीबी दूर करने के मामले में देश ने काफी काम किया है, और इस क्षेत्र में SDG स्कोर 2018 के 54 से बढ़कर 2023 में 24 में से 72 हो गया है। लेकिन संतुलित व पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के प्रदर्शन में SDG स्कोर की बढ़ोतरी काफी धीमी रही है। 2018 में जीरो हंगर, जिसमें संतुलित व पौष्टिक भोजन का पैरामीटर शामिल है, भारत का स्कोर 48 था, तो 2023-24 में बढ़कर सिर्फ 52 तक पहुंच पाया है। इन सभी प्रदर्शनों को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीबी को याद रखिएगा, ठीक है, गरीबी में क्या प्रदर्शन रहा है, पौष्टिक और संतुलित भोजन मुहैया कराने में क्या प्रदर्शन रहा है, हंगर के मामले में, ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का स्कोर था 48, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर हो गया है 52, तो काफी डिग्रेडेशन की स्थिति देखने को मिल रही है। नीति आयोग की तरफ से SDG की ताजा रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल SDG स्कोर कितना है, तो 2023-24 में 71 रहा, जो 2018 में सिर्फ 57 ही था। तो अब SDG स्कोर भारत का बढ़ा है, 71 हो गया है 2023-24 में। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। SDG का दोस्तों कुल स्कोर 16 प्रकार के विभिन्न पैरामीटर में हासिल स्कोर के आधार पर तय होता है। इनमें गरीबी का खात्मा, कोई भूखमरी नहीं, जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे इन सभी पैरामीटर्स पर जो 17 सतत विकास लक्ष्य जो यूनाइटेड नेशन द्वारा दिए गए हैं, उन पर भी मैं अच्छे से बात करूंगा। फिलहाल आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन वगैरह भी इसके अंदर प्रमुख पैरामीटर है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार SDG हासिल करने के मामले में राज्यों के बीच सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा उत्तराखंड और केरल का, जिस पर यहाँ मैंने आपसे पहले ही बात की। तो SDG प्रदर्शन में टॉप रैंकिंग स्टेट आप लोग याद रखिएगा, ये कोई भी आगामी जो एग्जाम है उसमें पूछा जरूर जाएगा। तो केरल और उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जिन्होंने 79 अंक हासिल करके फर्स्ट पोजीशन पे ही दोनों रहे हैं संयुक्त रूप से। मात्र 57 अंक हासिल करके बिहार सबसे फिसड्डी स्टेट रहा, यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसको हासिल करने में बिहार सबसे पीछे है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदर्शन है उसको ध्यान रखेंगे। यूपी PCS की तैयारी करने वाले छात्र जो आगामी 27 अक्टूबर को 2024 का यूपी PCS प्रीलिम्स होना है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सतत विकास लक्ष्य में स्कोर है 67 अंक, ठीक है,
67 अंक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ 77 अंक के साथ अव्वल यानी कि प्रथम स्थान पर रहा, और दिल्ली की बात करें तो ये 70 अंक हासिल करने के साथ 5वें स्थान पर रहा। तो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार असमानता में कमी की बात करें तो इस मामले में देश का प्रदर्शन कमजोर दिखा। 2018 में असमानता कम करने के मामले में भारत का स्कोर 71 था और 2023-24 में ये घट गया, कितना हो गया, 65। तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये सभी फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि असमानता वाले पैरामीटर में आय की असमानता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि असमानता को दूर करने के मामले में अभी काफी काम करने की जरूरत है। कई राज्यों का प्रदर्शन इस मामले में खराब रहा है, असमानता यानी कि इनइक्वालिटी को कम करने में, ठीक है, ये जिससे स्कोर में काफी कमी आई। असमानता वाले पैरामीटर में आय की असमानता के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति का विधानसभा में प्रतिनिधित्व, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। SC/ST का विधानसभा में प्रतिनिधित्व, महिलाओं की पंचायती राज जैसी संस्थाओं में हिस्सेदारी, प्रोफेशनल व टेक्निकल कार्यों में महिला व पुरुषों के बीच की असमानता को भी शामिल किया गया है, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सुब्रमण्यम ने बताया कि संतुलित व पौष्टिक भोजन के मामले में हमारा प्रदर्शन इसीलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि अब भी 5 साल से कम उम्र के 32.10% बच्चों का वजन जरूरत से कम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ ही यहाँ पर एक फैक्ट और है, 30 से 35% बच्चों की लंबाई भी कम है। 15 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स 18.5% कम है। ये पूरी रिपोर्ट विस्तार पूर्वक मैंने आपसे डिस्कस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% होती है। तो आई होप दोस्तों इस पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और ये जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने अच्छे से पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सतत विकास लक्ष्यों पर बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने वो कौन से 17 सतत विकास लक्ष्य रखे हैं जिनको प्राप्त करना 2030 तक आवश्यक है। दोस्तों आइए बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, इस वीडियो को आप रिपीटेड मोड में देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम सतत विकास लक्ष्य समझते हैं। सतत विकास लक्ष्य को दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SDGs बोलते हैं। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक विश्व में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथियों UN के जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला सतत विकास लक्ष्य है गरीबी, ऐसे याद रखिएगा, गरीबी को समाप्त करना, यानी कि सभी रूपों में हर जगह गरीबी को समाप्त कर देना, ये यूनाइटेड नेशन का पहला सतत विकास लक्ष्य है। दूसरा है भूख को समाप्त करना, ठीक है, हंगर को समाप्त करना, भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। तो ये पहला लक्ष्य गरीबी, दूसरा भूख, दोनों को समाप्त करना, याद रखिएगा। अब आएगा अगला, तीसरा है स्वास्थ्य, याद रखिएगा, स्वास्थ्य और भलाई, हेल्थ एंड वेल बीइंग पर ध्यान देना, यानी कि सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और भलाई को बढ़ावा देना, वेल बीइंग को प्रमोट करना। और चौथा सतत विकास लक्ष्य है शिक्षा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। तो ये 4 सतत विकास लक्ष्य हो गए 17 में से, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। 13 सतत विकास लक्ष्य और हम आगे चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन का हमारा
पांचवा सतत विकास लक्ष्य है लैंगिक समानता की स्थापना करना। तो जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को बढ़ावा देता है हमारा छठवां सतत विकास लक्ष्य। सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, तो इसको सिर्फ ऊर्जा आप लोग ध्यान रखेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा। सभी के लिए सस्ती और विश्वसनीय सतत आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच को सुनिश्चित करना। अगला है सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि, ठीक है। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी के लिए सतत और समावेशी सतत आर्थिक वृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है उद्योग नवाचार और अवसंरचना को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, सतत अवसंरचना निर्माण करना, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना, ये हमारा सतत विकास लक्ष्य है। नेक्स्ट है असमानता में कमी करना, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर दोस्तों देशों के भीतर और बीच असमानताओं को कम करना, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और नेक्स्ट सतत विकास लक्ष्य है दोस्तों स्थायी शहर और समुदाय, यानी कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत बनाना। अगला सतत विकास लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। अगला है जल जीवन, लाइफ बिलो वाटर, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये एक लक्ष्य है। दोस्तों नेक्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, लाइफ ऑन लैंड, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षण और पुनः स्थापन, सतत उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, यानी कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना, ये एक सतत विकास लक्ष्य होगा। दोस्तों यूनाइटेड नेशन का 17वां यानी कि अंतिम सतत विकास लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। ये यूनाइटेड नेशन के हमने 17 सतत विकास लक्ष्यों को विस्तार पूर्वक डिस्कस कर लिया है। ये लक्ष्य आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप प्रीलिम्स में बात करें तो इनका प्रीलिम्स और मेंस में इक्वली इंपॉर्टेंस है। आपसे इंटरव्यू के अंदर भी कई बार सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि कब तक रखी है, तो 2030 तक इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अब आइए, यदि हम नीति आयोग की बात कर रहे थे तो नीति आयोग कब बना, कैसे बना, उसकी पूर्वगामी संस्था कौन थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन संस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं। नीति आयोग दोस्तों भारत की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी और योजना आयोग का उद्देश्य क्या था। अब दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग और नीति आयोग दोनों की संरचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम नीति आयोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी पूर्वगामी संस्था योजना आयोग भी डिस्कस करना हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों आइए योजना आयोग को पहले समझते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता था अभी, अब जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट होगा। पदेन सदस्य योजना आयोग का देखेंगे तो नीति आयोग का भी देख लीजिए। तो पदेन सदस्य योजना आयोग का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होता है, और नीति आयोग के पदेन सदस्य की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत ये भी एक केंद्र मंत्री होता है। तो दोनों में अब तक आपको सिमिलरिटी मिली, तो यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन भी आप कर पा रहे हैं।
तुलना आपको समझ में आ रही होगी। नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में, तो योजना आयोग के पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 8 सदस्य होते थे, और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सिर्फ 2 ही सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग और योजना आयोग में यहाँ पर आपको फर्क समझ में आ गया होगा। योजना आयोग में 8 सदस्य होते थे, नीति आयोग में सिर्फ 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब योजना आयोग की बात करें तो इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके अंदर शामिल होते थे, और एक सदस्य सचिव भी योजना आयोग का होता था। ठीक है, अब नीति आयोग में बात करें तो इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसकी एक क्षेत्रीय परिषद होती है नीति आयोग की, जिसको रीजनल काउंसिल बोलते हैं। विशेष क्षेत्र या समय के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसके अंदर शामिल होते हैं। इसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसको सीईओ बोलते हैं, जो इस समय वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ है। उनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। अब नीति आयोग का उद्देश्य आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो भारत की विकास रणनीतियों में बदलाव ला करके सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है नीति आयोग। इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। उसको बढ़ावा देना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो आई होप दोस्तों आपको नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में भी पता चल गया होगा। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों पर जो रिपोर्ट प्रोवाइड कराई, उसके बारे में भी हमें चीजें विस्तार पूर्वक समझ में आ गई। इस वीडियो का उपयोग आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद।